नमस्कार दोस्तों, आपने सोशल मीडिया या फिर किसी सेमिनार में सक्सेसफुल लीडर को यह कहते हुए सुना होगा कि आपको जितना मिलता है आपको हमेशा उससे ज्यादा करना चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या होता है? सो नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ टू रेज योर ओन सैलरी के चैप्टर 5 में इस बात को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अतिरिक्त दूरी तय करना। पेंसिल्वेनिया के एक बर्फीले सुबह चार्ल्स एम शवाब की निजी रेलकार उनके स्टील प्लांट पर रुकी। जैसे ही वो रेलकार से उतरे, उनकी मुलाकात एक नवयुवक से हुई जिसने यह बताया कि वह स्टील कंपनी के दफ्तर में एक स्टेनोग्राफर हैं और वह इस उम्मीद में यहाँ कार के पास आया था कि वह शायद मिस्टर शवाब के किसी काम आ जाए। शवाब ने पूछा, आपको मुझसे मिलने के लिए किसने कहा? नवयुवक ने जवाब दिया, सर यह मेरा ही विचार था और मुझे पता था कि आप सुबह गाड़ी से आ रहे हैं क्योंकि मैंने ही वह टेलीग्राफ लिखा था जिसमें कहा गया था कि आप आ रहे हैं। सर मैं अपने साथ कॉपी लेकर आया हूँ। अगर आपको कोई पत्र या टेलीग्राम लिखकर भेजना चाहते हैं तो उसे लिखने में मुझे बहुत खुशी होगी। मिस्टर शवाब ने नवयुवक को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा मुझे इस समय सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाद में हो सकता है वह उसे बुलाएं, और उन्हें बुलाया भी। उस रात जब उसकी निजी कार वापस न्यूयॉर्क पहुंची तब वो उस नवयुवक को वापस शहर लेकर आई थी जहां मिस्टर शवाब के निवेदन पर उसे स्टील बादशाह के निजी दफ्तर में काम करना था। नवयुवक का नाम था विलियम्स। हमें उसका पहला नाम याद नहीं, परंतु यह कोई जरूरी नहीं। जो हमें याद है वह यह है कि मिस्टर विलियम्स ने अपनी पदोन्नति स्वयं की। जब स्टील संगठन में एक काम के बाद दूसरे काम को तब तक करते रहे जब तक कि कमाकर उन्होंने इतनी बचत नहीं कर ली कि वह खुद का व्यवसाय खड़ा कर सके, और बाद में उन्होंने एक दवा कंपनी बनाए जिसके वो अध्यक्ष बने और उसमें उसकी बहुमत की भागीदारी थी। इस संक्षिप्त कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नाटकीय या दिलचस्प नहीं है। क्या ऐसा ही है? ठीक है, इसका उत्तर तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी दृष्टि में नाटक क्या है। हर एक वह व्यक्ति जो इस दुनिया में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, इस कहानी का यदि वह गूढ़ता से विश्लेषण करे तो यह उसके लिए एक गहन नाटक की तरह होगी, क्योंकि व्यक्तिगत उपलब्धियों के 17 सिद्धांत में से यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग दर्शाता है। वह है अतिरिक्त दूरी तय करने की आदत। हमने कहा था कि इस नवयुवक विलियम्स ने स्वयं की पदोन्नति स्टील कंपनी में एक काम से दूसरे काम में जाकर की थी। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे उसने स्व पदोन्नति की, जिससे हम सीख सके कि कैसे दूसरे लोग उसकी तकनीक से लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए सीखे, अगर सीख सके। नवयुवक विलियम ने ऐसी क्या योग्यता थी जो कंपनी के संचालन दफ्तर के अन्य किसी स्टेनोग्राफर के पास नहीं थी, जिसके कारण मिस्टर शवाब ने उसे अलग तरह से देखा और उसे अपनी निजी सेवा में लगा दिया। हमारे पास मिस्टर शवाब का खुद का कथन है कि नवयुवक विलियम्स के पास एक भी ऐसी योग्यता नहीं थी जिससे वो औसत स्टेनोग्राफर से ऊपर उठ सके, परंतु उसके पास एक योग्यता थी, वह क्षमता जो उसके पहले से विकसित की थी और जिसका उसे अक्षय आदत की तरह अभ्यास किया था, जो कम लोगों के पास होती है, और वह है ज्यादा सेवा प्रदत्त करने की आदत और भुगतान से अधिक अच्छी सेवा देना। उसकी इस आदत ने उसे स्व पदोन्नति के लिए सक्षम बनाया था। उसकी इसी आदत से मिस्टर शवाब आकर्षित हुए थे। यही वो आदत थी जिसकी सहायता से वह संगठन का प्रमुख बना और वहाँ का मालिक भी बन गया, जैसा कि हम शीघ्र देखेंगे। इस अध्याय में श्रीमान कार्नेगी के इस विषय के विश्लेषण पर कि यही वह आदत थी जिसने इस घटना के कई वर्ष पूर्व भी मिस्टर शवाब ने स्वयं की और श्रीमान कार्नेगी का ध्यान आकर्षित किया था और उनके अक्षम ऐसे ओहदे के लिए स्व पदोन्नति का अवसर निकाला जिसमें वे खुद के बॉस बन गए। यही वो आदत थी जिसने श्रीमान कार्नेगी को दैनिक श्रमिक से इस पद तक पहुंचाकर अमेरिका के सबसे बड़े उद्योग का मालिक बनाया, जहां उन्होंने विपुल संपत्ति अर्जित की और लाभदायक ज्ञान के रूप में उससे भी ज्यादा दौलत अर्जित की। अतिरिक्त दूरी तय करने के विषय पर श्रीमान कार्नेगी का दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को व्यवहारिक काम करने की तकनीक देता है, जिसके द्वारा वे इस सिद्धांत को स्व पदोन्नति के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस विषय पर उसका विश्लेषण उन्हीं के शब्दों में निम्न प्रकार है। हिल, मैंने कई लोगों को यह विश्वास व्यक्त करते सुना है कि सफलता अक्सर भाग्य के कारण मिलती है। कई लोगों को लगता है कि सफल व्यक्ति सफलता पाते हैं क्योंकि जिंदगी में उन्हें अनुकूल मौका मिलता है और अन्य असफल होते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिकूल मौके मिलते हैं। एक धनी दार्शनिक क्रेसस ने भाग्य के संदर्भ में कुछ ऐसा कहा था, एक चक्र होता है जिस पर व्यक्तियों के मामले चक्कर लगाते रहते हैं और उसका रचना तंत्र। एक चक्र होता है जिस पर व्यक्तियों के मामले चक्कर लगाते रहते हैं और उसका रचना तंत्र
इस प्रकार का होता है जो व्यक्ति को हमेशा भाग्यशाली होने से रोकता है। क्या आपने अपने विस्तृत व्यावसायिक अनुभव में ऐसे किसी चक्र का साक्ष्य देखा? क्या आप अपनी सफलता के किसी भी अंश को भाग्य या अनुकूल मौके की वजह मानते हैं? की आपका प्रश्न मुझे उपलब्धि के 17 सिद्धांत में 5वें क्रम पर एकदम सटीक वर्णन करने की शुरुआत बिंदु देता है। चलिए इसे अतिरिक्त दूरी तय करना नाम देते हैं और इससे मेरा अभिप्राय यह है कि जिस कार्य का भुगतान मिलता है उससे कहीं अधिक सेवा और बेहतर सेवा देना। पहले मैं आपके प्रश्न के उत्तर में हाँ कहूँगा। यकीनन जिंदगी का एक चक्र है जो व्यक्ति की नियति को नियंत्रित करता है और मैं खुशी से कह सकता हूँ इस चक्र को नियमित रूप से अपने अनुकूल संचालित किया जा सकता है। यदि यह सही नहीं होता तो व्यक्तिगत उपलब्धि के नियम को बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। हिल, क्या आप यथासंभव सबसे सरल शब्दों में बताएंगे कि व्यक्ति कैसे इस भाग्य के चक्र को नियंत्रित कर सकता है? मैं इस महत्वपूर्ण सफलता के कारक का विवरण चाहूंगा जिसे व्यावसायिक जीविका शुरू करने वाले नवयुवक या नवयुवती समझ सके। की सबसे पहले भाग्य चक्र को नियंत्रित करने के लिए उपलब्धि के 17 सिद्धांत को समझना, उन पर दक्षता हासिल करना और उनका प्रयोग करना अनिवार्य है। मैंने पहले इनमें से 5 बता दिए हैं और मैं यहाँ सलाह दूंगा कि इन 5 का यदि सही से उपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता के रास्ते में दूर तक ले जा सकती है। हिल, तो क्या मैं यह समझूं कि प्रयोजन की निश्चितता, मास्टरमाइंड, आकर्षक व्यक्तित्व, विश्वास लागू करना और अतिरिक्त दूरी तय करना, यह 5 सिद्धांत सफलता निश्चित करने के लिए काफी है? की नहीं, व्यक्ति सिर्फ इन 5 सिद्धांत पर ही निर्भर नहीं रह सकता। उपलब्धि के 12 और सिद्धांत है जिसका उल्लेख मैंने अभी नहीं किया है और आप देखेंगे कि जब मैं उन्हें स्पष्ट करूंगा तब वे सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक जानकारी देंगे जो मेरे अब तक बताए गए 5 सिद्धांत नहीं दे पाए। 5 सिद्धांत काफी हैं व्यक्ति को जिंदगी का लक्ष्य तय करने के लिए और यह तय करने के लिए कि वह कितना धन अर्जित करना चाहता है, उस धन के लिए वह क्या देगा और अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा हो कि वे उसकी राह पर व्यवधान न डाले। परंतु अस्थायी सफलता के लिए उसे इस स्थान से काफी आगे की दूरी तय करनी होगी जिससे वो अपने काम का मुंहमांगा दाम लगा सके, जैसा कि पूरे 17 सिद्धांतों पर दक्षता प्राप्त करने के पश्चात होगा। हेल, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि प्रक्रिया के निश्चित नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तुतः स्वयं का दाम निश्चित कर सकता है और उसे पाना पक्का है? मैंने निश्चित ही आपको गलत समझा है क्योंकि मुझे लगता है कि कदाचित ऐसा नियम होता तो दुनिया में इतने सारे अभावग्रस्त लोग नहीं होते, विशेषकर इस दृष्टिकोण से कि अमेरिका में हर प्रकार के धन दौलत की प्रचुरता में घिरी हुई है और हमें अपनी जीविका को चयन करने की स्वतंत्रता है और हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी का चयन कर सकते हैं। हाँ, आपने मुझे सही समझा है। मैं आपको सफलता का विशेष नियम बताऊंगा जिसका यदि सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो उससे व्यक्ति सचमुच स्वयं का मूल्य लगा सकता है और औसत से बहुत ज्यादा संभावना है उसे वह मिल जाए जो वह चाहता है। और यह नियम इतना प्रभावी है कि जो लोग इसकी सेवा खरीदते हैं उसकी विरोधियों से लगभग पूरी सुरक्षा निश्चित करता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि यह नियम अतिरिक्त दूरी तय करने की आदत के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य है भुगतान से अधिक सेवा प्रदान करना। आप ध्यान दें कि मैंने इस नियम के एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा है, वह शब्द है आदत। परिणाम देने से पूर्व यह नियम आदत बन जाना चाहिए और यह हर वक्त और हर तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रदत्त सेवा अपनी अधिकतम क्षमता से ज्यादा देनी चाहिए और सेवा देते समय इसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो। इसके अलावा उसे बिना परवाह वह करना चाहिए उसे कितना प्रतिफल तुरंत मिलेगा, भले उसे कोई भी प्रतिफल तुरंत न मिले। हिल, परंतु श्रीमान कार्नेगी, मेरे जानने वाले अधिकतर लोग दिहाड़ी या वेतन पर काम करते हैं। यदि ये सच है तो उनका कार्य भाग चक्र को उतने बेहतर ढंग से प्रभावित क्यों नहीं कर रहा जितना कि वे करते दिख रहे हैं? वे आपके बराबर धनी क्यों नहीं है? कार्नेगी, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है परंतु इसके कई दृष्टिकोण हैं जिसे समझने के लिए मुझे स्पष्ट करना होगा। पहली बात यह है, यदि आप लोगों का सही ढंग से विश्लेषण करें जो मजदूरी करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि 100 में से 98 लोगों के पास दैनिक मजदूरी के सिवा कोई निश्चित प्रयोजन नहीं है। इसीलिए वे चाहे जितना भी काम कर ले, भाग्य चक्र उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देकर आगे निकल जाएगा, क्योंकि न ही वे उम्मीद रखते हैं और न ही ज्यादा की मांग रखते हैं। एक क्षण के लिए इस सच के बारे में सोचे, आप ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होंगे उस तर्क को समझने में जो मैं इस अध्याय में समझाऊंगा। इन लोगों के बीच जिन्होंने सीमाबद्ध होकर 2 वक्त की रोटी देने वाली दैनिक मजदूरी को सहजता से स्वीकार लिया है,
और अपने प्रमुख अंतर यह है कि मैं निश्चित रूप से समृद्धि की मांग करता हूँ। समृद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे पास निश्चित योजना है। मैं अपनी योजना पर काम कर रहा हूँ और मैं कितना धन चाहता हूँ उसके बराबर की लाभदायक सेवा दे रहा हूँ, जबकि दूसरे के पास ऐसी कोई योजना या प्रयोजन नहीं है। जिंदगी मेरे हिसाब से मुझे भुगतान कर रही है। यह उस व्यक्ति के लिए एकदम वही कर रही है जो दैनिक मजदूरी के सिवा कुछ नहीं चाहता। देखो, भाग्य चक्र एक मानसिक रूपरेखा का अनुसरण करता है जिसे व्यक्ति अपने दिमाग में बनाता है और उस रूपरेखा के अनुसार ही वह उसे भौतिक या आर्थिक रूप से साकार करता है। हिल, मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूँ श्रीमान कार्नेगी। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जहाँ है और जैसा है, क्या उसने अपने दिमाग का वैसा ही उपयोग किया है? कार्नेगी, आपने यह विचार सही ढंग से व्यक्त किया है। जो व्यक्ति भूखमरी से गुजरते हैं उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि न तो वे अपने दिमाग की शक्ति को पहचानते हैं और न ही दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ हाथों द्वारा अर्जित करना जानता है वह 2 रोटी से अधिक नहीं कमा सकता। जो व्यक्ति अपने दिमाग के प्रयोग से पा सकता है उसे जिंदगी वह देती है जो कुछ भी वह चाहता है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, क्या आपने भुगतान से ज्यादा सेवा करने की आदत अपनाई है? कार्नेगी, यदि ऐसा मैं नहीं किया होता तो आप यहाँ मेरे पास सफल उपलब्धि के नियम के बारे में जानने के लिए नहीं आते, क्योंकि मैं अभी भी दैनिक समय की तरह काम कर रहा होता जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि उपलब्धि के 17 सिद्धांत में से सबसे ज्यादा सहायता किसने की, तब मैं कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि वह अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। हालांकि आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अकेले इस सिद्धांत पर ही सफलता के लिए निर्भर किया जा सकता है। वहाँ 16 और सफलता के सिद्धांत हैं। उनमें से कुछ साथ में अवश्य प्रयोग में लाए जाने चाहिए जो उत्कृष्ट और टिकाऊ सफलता चाहते हैं। हिल, उस व्यक्ति का क्या जिसके पास शिक्षा के अभाव से वही अवसर उपलब्ध हैं जो हाथ से काम करने वाले आम श्रमिक के पास हैं? क्या आप यह कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्तियों की तरह उसके पास एक समान अवसर है? कार्नेगी, मुझे खुशी है कि आपने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो आम गलती लोग करते हैं उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करूंगा। पहले मुझे यह स्पष्ट करने दे कि शिक्षित शब्द का मतलब पूर्णतः भिन्न है जिसे लोग समझते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसका अपने दिमाग पर नियंत्रण है और उसे उसने संगठित विचारों द्वारा इतना विकसित किया है कि वह जीविका के व्यवसाय की दैनिक समस्याओं की कुशलता पूर्वक हल करने में सहायता करता है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान का अर्जन ही शिक्षा है, परंतु सही मायने में उसका अर्थ है व्यक्ति ने सीख लिया है कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। मैं कई ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो चलते फिरते ज्ञान के भंडार हैं, परंतु वे इसका इतना खराब तरीके से उपयोग करते हैं कि वे अपनी जीविका भी नहीं चला सकते। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वे यह है, उनका मानना है कि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा एक ही है। पढ़ाई लिखाई कदाचित व्यक्ति को ज्ञान को अर्थित करने और उपयोगी तथ्य जानने में सहायता करती है, परंतु एकमात्र पढ़ाई लिखाई ही व्यक्ति को शिक्षित नहीं बनाती। शिक्षा स्व अर्जित होती है और वह दिमाग के उपयोग तथा उसके विकास से आती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ले, उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई लगभग 3 महीने से थोड़ी ज्यादा की थी। उसकी असली पढ़ाई उत्कृष्ट अनुभव की स्कूल से हुई, जहाँ से उसने अपने दिमाग पर नियंत्रण करना और उसका उपयोग करना सीखा। इसी के उपयोग से वो आज के समय का सबसे अधिक शिक्षितों में से एक है। हिल, श्रीमान कार्नेगी, क्या आपके मास्टरमाइंड समूह के अधिकतर लोगों के पास कॉलेज प्रशिक्षण है? कार्नेगी, उनमें से लगभग 2/3 के पास कॉलेज प्रशिक्षण नहीं है। और मैं यह भी बता दूं कि एक व्यक्ति जिसने मुझे उत्कृष्ट सेवा दी उसने औरों की अपेक्षा बहुत कुछ किया, जबकि उसने अपनी सामान्य पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। यह जानना दिलचस्प भी है कि भुगतान से अधिक सेवा देने की उसकी स्वैच्छिक आदत ही वह गुण है जिसने उसे मेरे लिए मूल्यवान बना दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसके उदाहरण ने मेरे मास्टरमाइंड समूह के अन्य सदस्यों के लिए एक मापदंड निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा इस विषय पर उसकी कार्यशैली कर्मचारियों के हर वर्ग व पद तक फैल गई। इनमें से कई उसकी इस भावनाओं से प्रेरित होकर उस पर काम करते हैं और इस तरह वे स्वयं के उस कंपनी में बेहतर भुगतान करने वाले व ज्यादा दायित्व वाले पदों पर पदोन्नति कर लेते हैं। हिल, उन व्यक्तियों का क्या जो भुगतान के लिए काम नहीं करते? छोटे व्यापारी, डॉक्टर या अधिवक्ता, वे किस तरह भुगतान से ज्यादा सेवा देकर स्वयं को पदोन्नति कर सकते हैं? कार्नेगी, यह नियम उन पर भी वैसा ही लागू होता है जैसे वेतन लेने वाले व्यक्ति पर होता है। सच तो यह है कि जो इस तरह की सेवा नहीं देते वे छोटे ही स्तर पर रहते हैं या पूर्णतः असफल हो जाते हैं। सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक कारक होता है सद्भाव का, जिसके बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उल्लेखनीय सफलता नहीं हासिल कर सकता। सद्भाव बनाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है
उम्मीद से अधिक बेहतर सेवा देना। जो व्यक्ति यह करता है सही मानसिक प्रवृत्ति के साथ उसके मित्र अवश्य बनते हैं जो स्वेच्छा से उनकी सेवा निरंतर लेते हैं। इसके अलावा उनके संरक्षक अपने दोस्तों को उसके बारे में बताते हैं। फलस्वरूप बढ़ते लाभ का नियम उसके लिए यहाँ काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस अध्याय से आपने कुछ सीखा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप हाउ टू रीच योर ओन सैलरी के इससे पहले वाले अध्यायों की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।